हे गाइस, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोहित रावत। उत्तराखंड कनिक सहायक का पेपर यानी पोस्ट कोड 133 और 134 जो हाल ही में हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करें साथियों। इसका हमने पार्ट 1 सॉल्यूशन किया था, अब इस बार हम पार्ट 2 सॉल्यूशन करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 140 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आई होप आप सबको पसंद आए, तो लास्ट तक बने रहिए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। जहांगीरनामा यानी 71वां क्वेश्चन है। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो गया? श्याम शाह इसका राइट आंसर हो गया। अब साथियों, जब ये पहली बार क्वेश्चन आया था, ये बीपीडीओ में आया था, ये क्या बोलते हैं 2017 के आसपास, तो उस समय क्वेश्चन टफ था क्योंकि पहली बार था, तो सबने सोचा कि पता नहीं कहां से आयु ने क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन अब कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो सरल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी है। तो इसका राइट आंसर तो श्याम सा हो गया। इसके अलावा आपको जितने भी यानी यहाँ पे शासक है, जैसे बलभद्र शाह, महिपत शाह, मान शाह, श्याम शाह, इन सबका कर्म भी याद रखना है। कई बार एग्जाम कर्म भी पूछ लेता है। तो जैसे हम अगर बात करेंगे श्याम शाह की बात करेंगे, तो श्याम शाह 45वें शासक थे। कौन से नंबर के शासक थे? 45वें नंबर के शासक थे। अब श्याम शाह के जो पिता थे वे थे मान शाह, तो यानी ये 44वें शासक हो गए। और मान शाह के जो पिता थे वे थे बलभद्र शाह, तो बलभद्र शाह यानी कौन से शासक हो जाएंगे? यानी ये 43वें शासक हो जाएंगे। अब साथियों, जो महिपत शाह था वो श्याम शाह के बाद गद्दी पे बैठा, तो यानी ये कौन से शासक हो जाएंगे? 46वें शासक हो जाएंगे। तो आपको इनका कर्म भी ध्यान रखना है। अब जरा दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आप श्याम शाह से इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले श्याम शाह के बारे में देखते हैं। तो श्याम शाह के अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो 1611 से लेकर 1630 तक श्याम शाह का कार्यकाल है ना। जहांगीरनामा में इनका वर्णन मिलता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह ने श्याम शाही बाग, क्या है यहाँ पे लिखता मैं, श्याम शाही बाग, श्याम शाही बाग। तो श्याम शाही बाग की स्थापना की थी कहाँ पे? श्रीनगर में। तो पूछा जाएगा कि श्याम शाही बाग कहाँ पे था? श्रीनगर में था। किसने स्थापना की थी? श्याम शाह ने की थी। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों श्याम शाह के बारे में, कि श्याम शाह की 60 रानियां थी, है ना, परंतु उसका कोई भी पुत्र नहीं था। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इससे ये है कि जब श्याम शाह की मृत्यु हुई तो उसके दाह संस्कार के समय जो उसकी रानियां थी वो भी सती हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि उत्तराखंड के इतिहास में, गढ़वाल के इतिहास में अगर सती प्रथा का हमें कहीं प्रमाण मिलता है तो वो हमें यहाँ मिलता है, श्याम शाह के काल में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप और क्या ध्यान रखोगे? आप ये ध्यान रखोगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखोगे, ये एक क्वेश्चन है कि इसने क्या था, श्याम शाह की बात करेंगे तो इसने दाबा प्रांत को जीता था। दाबा प्रांत यानी तिब्बत की बात करेंगे तो दाबा प्रांत जीता था। यहाँ पे लिखता मैं, इसने दाबा प्रांत को विजय प्राप्त की थी, यानी तिब्बत के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। और वहां से उसने एक शेर स्वर्णचूर, क्या, एक शेर, तो एक शेर स्वर्णचूर्ण यानी स्वर्ण चूर, वह एक चंवर गाय, वह एक चंवर गाय। तो आपको ध्यान रखना है, एक चंवर गाय उसने यहां से प्राप्त की थी, किसके रूप में? टैक्स के रूप में, है ना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक शेर स्वर्णचूर व एक चंवर गाय किसने प्राप्त की थी दाबा प्रांत से जीतकर? तो वो श्याम शाह था। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है श्याम शाही बाग, और उससे भी ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यह है कि ये क्या होता है, सती हुई थी, मतलब इसकी जो रानियां थी इसके साथ सती हुई थी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पे। यह है कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो साथियों, आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी सरो नृत्य। अब गढ़वाल क्षेत्र में तो सरो नृत्य हो गया, लेकिन अभी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ जाए कि कुमाऊं क्षेत्र में, क्या पूछा जाए? कुमाऊं क्षेत्र में। तो आपको कुमाऊं क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना है। जो कुमाऊं क्षेत्र की बात करेंगे तो वो है छोलिया नृत्य। क्या है? छोलिया नृत्य। तो छोलिया नृत्य कुमाऊं में है। सेम ऐसा ही नृत्य है जैसे गढ़वाल का सरो नृत्य है, वैसा ही सेम छोलिया नृत्य है, यानी तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है। अक्सर विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रख सकते हो, एक भोटिया जनजाति है जैसे हमारे उत्तराखंड की, भोटिया जनजाति में भी एक होता है पौड़ा नृत्य। कौन करते हैं? पौड़ा नृत्य करते हैं। और पौड़ा नृत्य भी विवाह के अवसर पर किया जाता है और तलवार ढाल के साथ, यानी युद्ध प्रकृति वाला क्या है, ये एक नृत्य है। तो आप यहां से ये ध्यान रखोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा? महिपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे पूछ लिया है, तो आपको
अगली बार और शासक ही पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको जितने भी शासक है पावर वंश के, उनका कर्म ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का डिस्कस बाद में करेंगे। पहले आपको यहाँ पे मैं विकेट लिस्ट दिखाता हूँ, जहाँ पे जो पावर वंश के शासक हैं उनका कर्म बता रखा है। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा इसे रब कर देता हूँ, जैसे साफ दिखाई दे आपको। अब देखिए दोस्तों, विकेट अनुसार की बात करेंगे, जो विकेट लिस्ट है पावर शासकों की, सबसे पहले कनकपाल था, है ना। इसने 11 वर्ष तक शासन किया और 51 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट चार आपको ध्यान रखने हैं। कनकपाल, श्यामपाल, पदुपाल और अभिगतपाल। क्या क्या है? जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये कभी कर्म पूछ लिया जाए तो पहले कौन से? कनकपाल हो गए, फिर दूसरे श्यामपाल, फिर तीसरे पदुपाल और चौथे अभिगतपाल। उसके अलावा आपको जो जगतपाल है, ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जगतपाल भी, वो 34वें शासक थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट 37वें शासक कौन है? अजयपाल, है ना। जो वास्तविक पावर शासक के, जो पावर के वास्तविक संस्थापक है, वो अजयपाल ही हैं और 37वें शासक थे। अब साथियों, उसके बाद आपको बलभद्र शाह से लेकर जो आगे के कर्म है आपको सारे याद होने चाहिए। बलभद्र शाह की बात करेंगे, जैसे 43वें शासक थे, ये ना अभी पूछ लिया गया था बलभद्र शाह के बारे में। जैसे यहाँ पे बात करेंगे 43वें शासक बलभद्र शाह, है ना, तो उन्होंने पहले शाह की उपाधि ली थी। 44वें शासक की बात करेंगे मान शाह, 45वें शासक श्याम शाह, 46वें शासक महिपति शाह, 47वें शासक की बात करेंगे पृथ्वीपति शाह, 48वें शासक की बात करेंगे यानी पंवार शासक जो मेदिनी शाह थे, और मेदिनी शाह का पुत्र था फतेह शाह। फिर यानी फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह, फिर प्रदीप, ललित, जयकृत, प्रद्युम्न। ये कर्म आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको ध्यान होना चाहिए वो है सुदर्शन शाह। तो कभी पूछा जाएगा कि सुदर्शन शाह का कर्म कौन सा था, तो ये 55वें राजा थे। कौन से थे? 55वें राजा थे। और लास्ट जो अंतिम राजा थे, 60वें राजा थे, वो कौन थे? मानवेंद्र शाह। तो कभी पूछा जाएगा कि गढ़वाल की पावर वंश में कितने शासक हुए, तो उसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? यानी टोटल 60 हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर इस पे 73 पे। आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा था कि जैसे बलभद्र शाह हो गया, है ना, तो बलभद्र शाह के बाद आपने कुछ पढ़े थे, जैसे यहाँ पे पढ़ा था आपने बलभद्र शाह के बाद कौन सा पढ़ा था? यहाँ पे आपने मान शाह पढ़ा था, फिर श्याम शाह पढ़ा था, फिर महिपति शाह पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे हो गया महिपति शाह, पृथ्वीपति शाह, ललित शाह और फतेहपति शाह। तो आपको जो इसका आंसर बताता हूँ मैं, आपने देख लिया होगा, विकेट लिस्ट देख ली होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले महिपति शाह है, फिर पृथ्वीपति शाह है, फिर फतेहपति शाह और फिर ललित शाह। यानी बीच में एक दो राजा और भी हैं, लेकिन ये कर्म आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 है मैरिज मैरिज। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे, तो ये जो आया था नेटिव मैरिज एक्ट आया था, ये 1872 में आया था, यानी 1872। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक एक्ट बता दूं जो यानी यानी मैरिज से रिलेटेड है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है शारदा एक्ट। क्या है? शारदा एक्ट। अब शारदा एक्ट की बात करेंगे साथियों, शारदा एक्ट यानी इनका पूरा नाम था हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के अध्यक्षता में एक एक्ट पारित हुआ था। उस एक्ट के बारे में आपको कई बार पूछा जाता है कि कब पारित हुआ, तो ये 1930 में पारित हुआ था। अच्छा, अब इसमें पूछा जाता है कि शारदा एक्ट के अनुसार लड़की और लड़के की विवाह करने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर हम लड़की की बात करें तो वो थी 14 वर्ष। कितनी थी? 14 वर्ष। जबकि अगर हम लड़के की बात करेंगे, लड़के की बात करेंगे तो साथियों आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर हम लड़के की बात करेंगे तो वो कितनी रही होगी? 18 वर्ष रही होगी। कितनी रही होगी? 18 वर्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों। तो यहाँ से आप इतना ध्यान रखोगे, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट 1930 में। इसमें लड़की की न्यूनतम एज जो विवाह करने की थी वो 14 वर्ष थी, और लड़के के विवाह करने की 18 वर्ष थी। इसके अलावा अगर आप और ध्यान रखना चाहते हो तो एक एक्ट था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। उसके अनुसार बताया गया कि जो लड़की की न्यूनतम एज होगी विवाह की, वो कौन सी होगी? कितनी होगी? वो होगी 18 वर्ष, और लड़के की होगी 21 वर्ष, जो अभी वर्तमान में है। अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमा नहीं लगती। अब साथियों, इसका आंसर तो आप देखो, ये क्वेश्चन गलत था, निश्चित ही डिलीट हुआ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पे नहीं नहीं पूछा जाता, यानी सीमाएं नहीं लगती, या यहाँ पे पूछा जाता सीमाएं लगती है, तो अगर सीमाएं लगती है पूछा जाता तो इसका आंसर बिजनौर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है, तो यानी इसका क्या होगा? बरेली, रामपुर, मुरादाबाद कोई भी नहीं लगती। तो आपको ध्यान रखना है बिजनौर लगती है ना। तो इस हिसाब से अभी आप देख लेना। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डिस्कस कराता हूँ कुछ। जैसे मैं यहाँ पे उत्तराखंड का मैप बनाता हूँ छोटा सा, आप समझ जाओगे आसानी से। यानी जैसे उत्तराखंड का मैप बनाते हैं यहाँ पे,
देखिए दोस्तों, आपको मैप याद होना चाहिए कैसा कैसा है। अब देखिए दोस्तों, देखो ये हो गया हरिद्वार हो गया, ये हो गया देहरादून हो गया, ये हो गया पौड़ी गढ़वाल, और आपको इतना ध्यान रखना है। फिलहाल मैं केवल हमें इतने की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल हो गया, और उधम सिंह नगर हो गया। अब साथियों यहाँ पे देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के जिले बताऊंगा यहाँ पे। देखो दोस्तों, देहरादून से और हरिद्वार से जो लगता है वो लगता है सहारनपुर। कौन सा लगता है? सहारनपुर। हरिद्वार से केवल जो लगता है वो लगता है मुजफ्फरनगर। कौन सा लगता है? मुजफ्फरनगर। पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन चारों से जो लगता है वो लगता है बिजनौर। तो यहाँ से एक बार और क्वेश्चन बन सकता है कि पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से किस किस की जिले की जिला लगता है, मतलब सीमा लगती है। तो बिजनौर एक ऐसा जिला है जो 4 जिलों से लगता है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रख सकते हैं बाकी, जैसे बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, है ना, और पीलीभीत, ये जो चारों जिले हैं ये कहाँ से लगते हैं? उधम सिंह नगर से लगते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 है, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे? हाइपरलिंक के अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता तो ऑप्शन नंबर ए होता है, यानी कंट्रोल प्लस के। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक में जाने पर। तो आप सब जानते हैं कि अगर एक स्लाइड से सीधे दूसरे में जाने के लिए, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो टैब का यूज होता है। किसका यूज होता है? टैब का यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। सतहत्तर पे यानी 77 पे, अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ध्यान रखना, जो बूटधारी जो है, बूटधारी दूसरा नाम किसका है? कटारमल सूर्य मंदिर का ही नाम है। तो कटारमल देव ने ही इसका निर्माण कराया होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब साथियों, मैं आपको यहाँ पे कुछ सूर्य मंदिर के बारे में डिस्कस कराता हूँ जो आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा मढ़ का सूर्य मंदिर। मढ़, तो मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। पूछा जाएगा खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? खेती खान। तो पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है, जो खेती खान का जो सूर्य मंदिर है वो चंपावत में है। उसके बाद पूछा जाएगा आपके पास कुलसारी का सूर्य मंदिर। कुलसारी, तो आपको ध्यान रखना है कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? चमोली में। इसके अलावा आप सब जानते हैं हिंडोला खाल यानी पलेठी का सूर्य मंदिर, कई बार एग्जामों में भी आ चुका है। पलेठी यानी हिंडोला खाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और कहाँ पे बन गया है? टिहरी में आ गया। तो साथियों आप फिलहाल इतना ध्यान रखें। वैसे भी और भी हैं, जैसे रमकादित्य है चंपावत में है, गुणादित्य है वो अल्मोड़ा में है ना। तो और भी सारे हैं, तो आपको फिलहाल इतना ध्यान रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इन सब में से अगर सबसे प्राचीन की बात करें तो आपको ध्यान रखना पलेठी का सूर्य मंदिर, लगभग 700 और 720 के आसपास इसका निर्माण हुआ था, है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 पे। बधानी बोली प्रचलित है। अब बधानी बोली ऑप्शन नंबर है जैसे रुद्रप्रयाग, पिंसर क्षेत्र, पौड़ी क्षेत्र या पिंडर क्षेत्र। तो दोस्तों, बधानी जो बोली बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? पिंडर क्षेत्र में बोली जाती है, यानी चमोली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। अब चलेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 79 पे। अपने सिक्कों पर अल सुल्तान अली जिल्ला मतलब अली अल्लाह जो अंकित कराया था वो किसने कराया था? उसने कराया था, वो कराया था ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसके काल में आने वाला एक यात्री, इसे क्या बोलते हैं कि इसे पागल सुल्तान बोला जाता था। बुद्धिमान बहुत था, सबसे पढ़ा लिखा था, लेकिन क्या था? ये पागल था। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कराई, है ना, दौलताबाद ले गया था नीचे। तो खैर वो अलग बात है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके काल में एक उसका यात्री आया था, बहुत मोस्ट फेमस है। उस यात्री का नाम था इबन बतूता, है ना। आपने फिल्म देखी होगी इबन बतूता, बगल में जूता, है ना। तो आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि अपने सिक्कों पे अल सुल्तान अली अल्लाह जो अंकित कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। और इसके दरबार में जो आने वाला जो वो था, क्या बोलते विदेशी यात्री था, इबन बतूता था, इब्न बतूता। और पूछा जाता है यहाँ पे कि इबन बतूता किस देश का था। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर इबन बतूता की बात करें तो ये मोरक्को का था। कहाँ के था? मोरक्को। तो आपको विशेष ध्यान रखना मोरक्को था। और इसने एक रचना की थी, यानी उसकी एक बुक का नाम था रहला। क्या था? रहला। तो साथियों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आगामी एग्जामों में बन सकते हैं। चलेंगे हम 80 क्वेश्चन की ओर। 80वें क्वेश्चन है हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, यानी 1945 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, है ना। अब आया था, देखो साथियों, 1944 में ब्रेटन वुड्स समिट हुआ था, है ना, यानी अमेरिका में हुआ था। और उस समय दो संस्थाओं का निर्माण हुआ था। उसके आधार पर दो संस्थाओं, जैसे एक है आई एम एफ प्लस वर्ल्ड बैंक, यानी अब देखिए साथियों, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर बोला जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे की बहन बोला जाता है, एकदम ट्विन सिस्टर क्यों बोला जाता है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है, जो वर्ल्ड बैंक है इसमें जो सबसे ज्यादा शेयर है वो अमेरिका का है, यूएसए का है ना, यूएसए का। अब एक इसके अलावा आपका विशेष ध्यान ये रखना है, यहाँ पे जो अमेरिका है यानी वर्ल्ड बैंक है, इसका जो हेड बनता है केवल अमेरिका से बनेगा। और जो IMF है यानी क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो हेड बनेगा वो यूरोपियन यूनियन से बनेगा, सॉरी यूरोपियन यूनियन से बनेगा। अब साथियों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, और ब्रिटेन हाल ही में यहां से एग्जिट हुआ था, है ना। तो ब्रिटेन किस डेट को क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था। तो आप मुझे ये बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे। अब देखो IMF के बारे में बात करेंगे, तो IMF के जो अगर हम वर्तमान हेड की बात करेंगे, तो वो विशेष ध्यान रखना है, उनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। क्या नाम है, क्रिस्टलीना, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसके हेड है, ये बुल्गारिया से संबंधित है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा कि जो IMF है इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो कौन है, यानी मुख्य अर्थशास्त्री जो अधिकारी होंगे वो कौन है। तो वो है गीता गोपीनाथन। कौन है, गीता गोपीनाथन, गीता गोपीनाथन। और गीता गोपीनाथन का जो संबंध है वो कहां से है, वो केरल से है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, गीता गोपीनाथन चीफ इकोनॉमिस्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की हेड है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो है डेविड मालपास, अभी दोबारा से नियुक्त किए गए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों से कौन सा कार्य करना पड़ता था। तो ये सरल क्वेश्चन है, वैसे तो इसका आंसर निःशुल्क सेवा करना हो सकता था, लेकिन फिर भी इसका जो एकदम राइट आंसर होगा वो होगा निःशुल्क कुली की व्यवस्था करना। निःशुल्क कुली की व्यवस्था करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा साथियों, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे इसका ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब साथियों, जो कर्क रेखा है वो आप सब जानते हैं 8 राज्य से होकर गुजरती है। फिर भी अगर जिन्हें नहीं मालूम होगा उनके लिए मैं हल्का सा एक बार मैप बनाता हूं, यहाँ पे आप समझ जाओगे। देखिए साथियों, अगर मैं मैप बनाता हूं, यहाँ पे भारत का मैप बनाता हूं, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड आ गया, नेपाल, अब साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हल्का सा छोटा सा मैप बनाता हूँ, आपको भी वैसे मैप याद होना चाहिए कि ऐसा ऐसा डिजाइन है मैप का। अब साथियों देखिए, जो कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरती है ऐसे, है ना। तो विशेष ध्यान रखना है, देखिए दोस्तों, कि सबसे पहले यहाँ पे लगता है गुजरात, कौन सा लगता है, गुजरात लगता है। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा राजस्थान का भी लगता है, क्या लगता है, राजस्थान का लगता है। राजस्थान के बाद जो सबसे ज्यादा लगता है वो लगता है मध्य प्रदेश का, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का, और फिर उसके बाद झारखंड का, और फिर उसके बाद किसका लगता है, वेस्ट बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का। तो साथियों दोबारा देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लगता है त्रिपुरा, और यहाँ पे लगता है मिजोरम। क्या लगता है, मिजोरम। तो साथियों आपको विशेष ध्यान रखना है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर अपने आप हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिपुरा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा इसका राइट आंसर हो गया। तो ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पे, 83 पे, दुग्ध ताल कहाँ स्थित है। अब साथियों शायद ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, क्योंकि जो दुग्ध ताल है वो तो पौड़ी गढ़वाल में है, तो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी इसका आंसर तो पौड़ी गढ़वाल होगा, राइट है ना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपको चंपावत से संबंधित कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ ताल है आप सबने देखा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है श्यामला ताल हो गया, है ना, श्यामला ताल। तो श्यामला ताल कहाँ पे है, चंपावत में स्थित है।
यहाँ पे एक ताल और है, स्वामी ताल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा है कोलीडेक झील है, कोली कोलीडेक झील भी यहाँ पर है। और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट झिलमिल ताल, झिलमिल ताल। तो साथियों आपको चंपावत से इतने ध्यान रखने हैं, श्यामला ताल, स्वामी ताल, कोलीडेक ताल, झिलमिल ताल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब श्यामला ताल से आप और इंपोर्टेंट यहाँ पे ये रख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे आश्रम भी है और सफेद कमल के लिए फेमस है, सफेद कमल के लिए फेमस है। और स्वामी विवेकानंद का यहाँ पे क्या है, आश्रम भी है। तो चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अगर 10 विद्यार्थियों के समूह को आपस में हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी। अब साथियों कभी आपसे पूछा जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन की एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है तो टोटल कितने लोगों ने हाथ मिलाया, तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब ऐसे कैसे सोल्व करोगे, अब देखिए n क्या है, कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, यानी 10 हो गया। अब 10 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 9 हो गया। अब बाई 2 हो गया, तो इसे सोल्व करेंगे कितना आ गया, 5, 5 नंबर 45 यानी 45। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किस वर्ष रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1907 में रामनगर में किया गया। रामनगर से मुरादाबाद है ना, मुरादाबाद से रामनगर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो चुका है। अब साथियों आपको और चीज ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले मैं एक यहाँ पर बता देता हूँ, शायद अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन आगे पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि लक्सर से हरिद्वार कब बनाया गया था। लक्सर टू हरिद्वार। तो लक्सर टू हरिद्वार के बाद आपको ध्यान रखनी है 1896 में। और हरिद्वार टू देहरादून, तो हरिद्वार टू देहरादून के बात करेंगे तो वो है 1900 में। तो 1900 में हरिद्वार टू देहरादून। तो साथियों यहां से ये क्वेश्चन था, आपने देख लिया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क यानी LAN का इंटरनेट से जोड़ता है। LAN साथियों एक होता है WAN, है ना। अब देखिए दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, अगर W आए तो वाइड एरिया नेटवर्क, तो यहां से आप कर सकते हैं। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राउटर। तो राउटर का काम होता है कि इंटरनेट को जोड़ने का, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इसका सही हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे, ऐतिहासिक स्थल लखू उडियार किस नदी के तट पे। दोस्तों मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप सब जानते होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में बन चुका है। इसका आंसर सुयाल नदी होगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि जो लाखू उडियार है इसकी खोज कब की गई, किसने की, इसकी खोज कब की गई और किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ दो क्वेश्चनों पे विवाद जरूर होता है लेकिन कोई बात नहीं, आयोग एक ही देगा, फिर भी आपने बताना है कब की और किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 88वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हस्तशिल्प जो सामग्री मोस्टा है, ये कच्चे माल के प्रयोग किया जाता है। तो आप सब जानते हैं जो मोस्टा यानी कच्चे यानी हस्त सामग्री हो गया, तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिंगाल, इसका राइट आंसर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलेंगे। ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य कार्य क्या था। जो प्रधान का जो मुख्य कार्य था वो होता था राजस्व एकत्र करना। न्यायिक कार्य का तो कोई मतलब ही नहीं, शिक्षा तो उस समय इतना वो था ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्व एकत्र करना इसका राइट आंसर है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ। अब साथियों कुमाऊं अधिवेशन के 6 अधिवेशन है, टोटल 6 अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैं यहाँ पे 4 अधिवेशन कराता हूं, जो आगे के 4 अधिवेशन है, बाकी 2 अधिवेशन आपको सर्च करना है। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलेंगे यहाँ पे इसका आंसर की बात करेंगे पहले कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन। तो सब जानते हैं जो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये वर्ष 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी और ये कहां पे हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा कहां पे है, अल्मोड़ा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब मैं कुमाऊं अधिवेशन की बात करेंगे, देखो कुमाऊं परिषद की बात करेंगे 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। सितंबर का मंथ था और 1916 ईयर था। 1916 सितंबर में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। जैसे हरगोबिंद पंत जी हो गए, बद्रीदत्त पांडे जी हो गए, जीबी पंत जी हो गए, इनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। अभी इनके देखो, आपने पहला अधिवेशन देख लिया 1917 में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ, जयदत्त जोशी जी ने इसकी अध्यक्षता की। अब मैं आपको यहाँ से सेकंड की बात कराता हूँ, थर्ड की बात कराता हूँ और फोर्थ की याद कराता हूँ। फिलहाल आप इतने ध्यान रखो। सेकंड की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है जो सेकंड अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1918 में। कब हुआ था,
दिसंबर दिसंबर 1918 में, दिसंबर 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तारादत्त गेरोला जी ने की थी। तारादत्त गेरोला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब साथियों यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। अब तीसरा करेंगे तो तीसरा आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 2019 में, अक्टूबर 2019 में। तो सॉरी 1919 में है, अक्टूबर 1919 में हुई थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक कोटद्वार में हुई थी। तो गढ़वाल में होने वाला एकमात्र यानी कोटद्वार, यानी ये हो गया। अब इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, बद्रीदत्त जोशी जी, बद्रीदत्त जोशी जी इसके हेड थे, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी थे। और लास्ट यहाँ पे अगर हम चौथे की बात करेंगे, 1920 में हुआ होगा। तो 1920 की हुआ था तो काशीपुर में हुआ था। और काशीपुर में जो हुआ था तो एच बी पंधानी हरगोबिंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो साथियों आपको यहां से ये ध्यान रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91 पे। इसमें है, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम है पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? तो गढ़वाल का इतिहास किस भाषा में किया? आप सब जानते हैं, जो गढ़वाल का इतिहास है मानी हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल नाम से, तो वो किसकी रचना है? इंग्लिश भाषा में। ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। डॉक्टर पातीराम आप जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, गढ़वाल का इतिहास इन्होंने लिखा था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कब लिखा, तो आपको ईयर भी ध्यान रखना है, 1917 में लिखा। कब लिखा था? 1917 में लिखा था। एक किताब और है साथियों, कई बार पूछ लिया जाता है, हिमालय का इतिहास। क्या है? हिमालय का इतिहास, हिमालय। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? हिमालय का इतिहास। हिमालय के इतिहास की बात करेंगे तो ये जो लेखक है मदन चंद्र भट्ट जी है। कौन है? मदन चंद्र भट्ट जी। तो मदन चंद्र भट्ट जी द्वारा हिमालय का इतिहास लिखाया गया। गोलू देवता की बात करेंगे तो इसका जो रंसर होगा वो सब जानते हैं कि चंपावत होगा, यानी गोलू देवता का जो उद्भव माना जाता है वो ऑप्शन नंबर डी यानी चंपावत से माना जाता है। अब साथियों फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखते हो, एक चितई का गोली मंदिर है वो आप सब जानते हैं, उसे गोराड गोलू मंदिर भी बोला जाता है। कहाँ पे है? ये बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के नजदीक यानी अल्मोड़ा में है। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्न में से उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? अब साथियों देखो, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को न्यायाधिकार के अंतर्गत आता है। तो अगर बात करें तो एक ऐसा चीज है जिसमें दोनों का अधिकार होता है, संविधान के उल्लंघन का विरुद्ध संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, केंद्र व राज्यों का क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, और दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य। देखो दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद होगा तो किसी एक राज्य का हाईकोर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना, तो हाईकोर्ट के अंतर्गत तो आ ही नहीं सकता है ना, तो इसे आप पहले डिलीट करो। केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। जो आप सब जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां पे लिखा है ना, अनुच्छेद 32 में लिखा है कि फंडामेंटल राइट में बारे में बताया गया है। तो उन अधिकारों का जो उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और विशेषता आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 रेट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो उससे एक ज्यादा रेट यानी लगभग 6 रेट जारी करता है। तो यानी इस मामले में जो हाई कोर्ट है उसे ज्यादा पावर प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी फंडामेंटल जो हमारे ड्यूटी अधिकार है, राइट्स हैं, उनका संरक्षण के लिए है। 94 क्वेश्चन है, लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था है। लघु उद्योगों की बात करेंगे, आप सब जानते हैं यानी स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री का कौन करेगा? तो आप सब जानते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री कौन करेगा? सिडबी करेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए SIDI यानी सिडबी की बात करेंगे। अब सिडबी की बात कभी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किसने कराया था? चंदेलों ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना साथियों। अच्छा, एलोरा पूछा जाता है कई बार, तो एलोरा का आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। और एलोरा में एक फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर ना, उसका जो निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्लॉटर क्या है? आप सब जानते हैं जो प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, आप सबने देखा होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा यानी आउटपुट उपकरण के रूप में। अब दोस्तों जो
प्लॉटर है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े चार्ट होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि हमने बैनर छपवाने हैं, तो बैनर छपाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रिंट क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी का तो यूज करेंगे नहीं, है ना, प्रिंटर का तो यूज करेंगे नहीं, तो बड़े बड़े की जरूरत पड़ती है, तो उसको प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर का काम क्या होता है कि बड़े बड़े जो बैनर होते हैं उन्हें उन्हें करना, उन्हें बाहर निकालना, उसकी फोटो निकालना, तो वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस हो गया। 97 क्वेश्चन है, किस झील में सबसे सर्वाधिक गहराई है? तो आप सब जानते हैं जो सर्वाधिक गहरी झील है वो कौन सी है, नकुचिया ताल है, लगभग 40 मीटर इसकी गहराई है ना। तो भीमताल तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल हो गया, है ना। सात ताल यानी ये जितने भी ताल है कहाँ पे, नैनीताल में है। कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? तो निर्विरोध चुना गए थे, वो चुना गए थे ऑप्शन नंबर ए यानी नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी ही पहले बार लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, और उसके बाद वो क्या चुने गए, राष्ट्रपति भी चुने गए थे। इसके अलावा कब चुने गए थे, स्पेशल डेट ध्यान रखनी है, 25 जुलाई आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि 25 जुलाई इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है 25 जुलाई को ही शपथ लेता है, और 25 जुलाई को शपथ लेने के कारण ही यही है कि इस दिन जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे वो निर्विरोध चुने गए थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन अगर बन जाए भविष्य में क्या पता, आपको प्रिपेयर रहना जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 99 है कि पश्चिम तटीय मैदान यानी गोवा से केरल तक का मध्य मैदान। अब साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर निश्चित ही मेरे ख्याल से तो ये डिलीट होना चाहिए था, किसी ने ऑब्जेक्शन दिया होगा कि पश्चिम तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य, गोवा से केरल के मध्य कौन सा होगा? अब साथियों आप सब जानते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक मैप बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने उत्तराखंड क्या बोला, भारत का मैप बनाता हूँ, तटीय मैदान का बनाता हूँ, है ना। अब साथियों देखो, आप सब जानते हैं ये हो गया यहाँ पे गोवा है ना, यहाँ पे कर्नाटक है, और यहाँ पे केरल है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। अब साथियों देखो, ये गोवा है, तो गोवा का जो क्षेत्र, गोवा का क्षेत्र कहा जा रहा है, क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। देखो जो ये क्षेत्र है यानी कर्नाटक वाला है, इसे कन्नड़ एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्नड़, कन्नड़ तट। क्या बोला जाता है? कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट ये होता है। और केरल की बात करेंगे, जो ये वाला एरिया है इसे बोला जाता है मालाबार तट। क्या बोला जाता है? मालाबार तट। अब जबकि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि पश्चिम तटीय मैदान जो गोवा से केरल तक, तो गोवा से अगर केरल तक की बात करेंगे, तो केरल तक की बात करेंगे तो केरल में तो वैसे यहाँ पे कन्नड़ होना चाहिए, तो ऑप्शन में था नहीं। आयोग ने जो इसका आंसर माना मालाबार माना, जबकि मालाबार जो स्पेसिफिक है वो तो कहाँ पे है, केरल में है ना। तो आपको विशेष ध्यान ये भी रखना है। खैर इसका आंसर आयोग के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यानी मालाबार था। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? आप सब जानते हैं जो श्रीदेव सुमन जी का पत्नी नाम था विनय लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट होगा। अब श्रीदेव सुमन जी की बात करेंगे, श्रीदत्त इनका बचपन का नाम था। 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 25 मई, 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था। हरिराम बडोनी जी इनके पिताजी का नाम था। तारा देवी इनका माता का नाम था। जोल ग्राम यानी टिहरी में इनका जन्म हुआ था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक डेट आप याद रखो, अभी तक क्वेश्चन नहीं बना लेकिन अब बनेगा। 21 फरवरी 1944 कौन सी थी? 21 फरवरी 1944, 21 फरवरी 1944 पे इन पे राजद्रोह का मुकदमा चला था, है ना, 21 फरवरी 1944। और आप मुझे ये बताओ कि श्रीदेव सुमन जी कितनी दिनों के अनशन के बाद शहीद हुए थे? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो। साथियों कुछ मेहनत जरूरी है आपको भी करनी है ना, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपके और भी क्वेश्चन वो होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है? अब अवसादी की बात करेंगे साथियों, मैं आपको अवसादी के कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। अवसादी से आपको 3 ध्यान रखना है। कौन से? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बालू पत्थर, बालू पत्थर, तो बालू पत्थर यानी हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट रखना है कोयला रखना है। क्या रखना है? कोयला रखना है। तो साथियों अवसादी के 3 प्रकार के हैं, बालू पत्थर, चूना पत्थर और कोयला। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर 101 की बात करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मिल गया। ग्रेनाइट और नाइस की बात करेंगे तो आग्नेय चट्टाने हैं। अब बालू पत्थर का जो रूपांतरित होता है वो क्वार्टाइजन में होता है, यानी क्वार्टाइजन में होता है। ये क्या है? रूपांतरित चट्टान होगी। चूना पत्थर का संगमरमर में होता है, और कोयला का होता है हीरा और ग्रेफाइट में।
तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर अब 102 पे। 102 है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करेंगे। सो पोषण जो सप्ताह मनाया जाता है, पोषण माह मनाया जाता है, वो केवल सितंबर माह में मनाया जाता है। तो सितंबर माह है, तो यानी जितने भी और ऑप्शन है जो सितंबर के अलावा वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब साथियों आपको मैं कुछ और दिखाता हूं। एक होता है वन्य प्राणी सप्ताह, एक होता है वन्य प्राणी सप्ताह। आप ये भी ध्यान रखो, आपने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह देख लिया, यानी पहले हफ्ते में मनाया जाता है। वन्य अगर प्राणी सप्ताह की बात करेंगे तो अक्टूबर में मनाया जाता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। तो आप विशेष ध्यान रखना, अक्टूबर फर्स्ट वीक में वन्यजीव प्राणी हो गया। मुद्रा का कार्य क्या है, 103वां क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं विनिमय करना, मुद्रा का संचय करना, या दोनों। तो बिल्कुल सही, यानी दोनों काम होगा। आप विनिमय भी करोगे, उसका संचय भी कर सकते हो, है ना। भारत में नागरिक सेवा का जन्म किसे कहा जाता है? देखो, हेस्टिंग मैकाले का तो कोई मतलब नहीं है, वेलेजली तो कोई नहीं है, वेलेजली सहायक संधि का था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 105 पे। एक्सेल के फॉर्मूला की शुरुआत आप सब जानते हैं कि इक्वल टू से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। शिवालिक का पुराना नाम क्या है? मेनाक पर्वत। ये सब जानते हैं, बहुत सरल हो गया। सबसे नवीन है ना, नवीन वो है क्या बोलते हैं, हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है शिवालिक श्रेणी, है ना। तो मेनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। सरल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कशन क्या करना है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन है चेन्नई, केरल, मुंबई और कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, कि भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करेंगे, तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपको विशेष ध्यान रखना है, वो मुंबई है। क्या है? मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो क्या है? मुंबई है। इसमें भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, एक मैं आपको पूछता, कांडला बंदरगाह क्या है? कांडला, है ना। तो कांडला बंदरगाह आप सब जानते हैं कहां पे है? गुजरात में है। और गुजरात में जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, इसका नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम पर रखा गया, यानी पंडित दीनदयाल जी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा एक मार्मो गोवा है। मार्मो गोवा कहां पे है? ये हमारे क्या बोलते हैं, गोवा में पड़ता है। और मार्मा गोवा की बात करेंगे, जापान के लिए सबसे फेमस है, यानी जापान का व्यापार सबसे ज्यादा यहाँ से होता है। और यहाँ पे लोह के लिए फेमस है, यानी लोह का, यानी जो स्टील लोह से सामान है वो यहाँ से ज्यादा होता है। चलेंगे, क्वेश्चन है 109 है। मैं पूर्व की ओर हूं, मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं, और तब कहां पे है? तब घड़ी की सुइयों के घूमने के विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं, अब मैं किस दिशा की ओर हूं? तो साथियों बहुत सरल क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से आप डिस्कस कर सकते हो। चलो मेरे साथ सोल्व करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं। देखो, मैं पूरब की ओर हूं, मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं? पूरब की दिशा की ओर जा रहा हूं, ठीक है। अब बोल रहा हूं यहाँ पे, यानी मेरा मुख किस ओर होगा? पूरब होगा। मैं घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में, घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में 100 डिग्री घूमता। अब साथियों यहाँ पे है, मैं पूरब दिशा में जा रहा हूं। तो आप सब जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप एक वो बना दिए, घड़ी बना दीजिए, यानी मैप बना लीजिए, ठीक है। आप बीच में है, आपकी डायरेक्शन अभी इस साइड है। तो आप देखिए साथियों, अब देखिए, मैं पूर्व की ओर हूं, मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं। अब मैं यहां से क्या हूं? इस डिग्री में 100 डिग्री घूमता, यहां पे हूं मैं भी। अब यहां से मैं 100 डिग्री घूमता हूं। आप सब जानते हैं 180 डिग्री होता है ना, आप सब जानते हैं, ये टोटल 180 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री का आधा कितना हो गया? 90 होगा। तो यानी यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो 100 डिग्री यानी यहाँ पे पहुंच गया होगा। अब जब उसने 100 डिग्री यहाँ पे घूमा तो यहाँ पे पहुंच गया। अब जब यहाँ पे पहुंच चुका है तो उसके बाद बोला है तब घड़ी की सुइयों की घूमने की विपरीत दिशा में 145 जाता है। अब 145 जाएगा, तो 145 की बात करेंगे कैसा जाएगा? अब साथियों देखो, 145 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 145 यानी, अब देखो यहां से यहां तक कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना जाएगा? अब देखिए साथियों, जो 145 है वो निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री यहाँ पे पूरा एक होता है, यानी इसी डायरेक्शन में होगा, इससे आगे तो जाएगा नहीं। 180 डिग्री इधर आसपास में आएगा ना, तो 180 डिग्री अगर यहां तक आएगा तो कौन सी दिशा में होगा? अब देखियो कौन सी दिशा में होगा, यानी इस दिशा में। तो इस दिशा का नाम क्या होगा? देखो, पूरब ये हो गया और उत्तर ये हो गया।
तो उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्व ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना साथियों, सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार के बद्रीनाथ से जोड़ता है? NH58, बिल्कुल सही है। यानी आप साथियों ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया, फिर भी मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बता सकता हूँ। जैसे NH58 के बारे में आप पूछा जाएगा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 538 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन उत्तराखंड में इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है 373 किलोमीटर, 373 किलोमीटर यानी 373 किलोमीटर इसकी उत्तराखंड में लंबाई है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 111 पे। 111 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2017 ईस्वी के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला? अब 2017 की बात करेंगे तो 2017 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, यानी भर्तृहरि मेहताब, भर्तृहरि मेहताब को दिया गया था। अब साथियों 2017 पूछा गया, तो इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसे दिया गया था, तो आपको विशेष ध्यान रखना है नजमा हेपतुल्ला। किसको दिया गया था? नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला की बात करेंगे, यानी आप सब जानते हैं तो नजमा हेपतुल्ला को वर्ष 2013 में दिया गया था और इस टाइम से सांसद पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी सबसे पहला। उसके बाद हुकुम सिंह को दिया गया था, यानी हुकुमदेव नारायण को दिया गया था 2014 में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है नजमा हेपतुल्ला 2013, हुकुम सिंह नारायण 2014। अब आपको लेटेस्ट ध्यान रखना है, 2017 को तो आपने ध्यान रख लिया, अब आपको पूछा जाएगा 2020-21 के लिए किसे दिया गया था। तो 2020-21 की बात करेंगे तो 2020-21 के लिए भी भर्तृहरि मेहताब को दिया गया, है ना। तो 2020 यहाँ पे लिखता मैं, 2020 के लिए दिया गया, वो 2021 में दिया गया भले। तो 2020 का आपको ध्यान रखना है, भर्तृहरि मेहताब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है ही। और इसके अलावा एक नाम ध्यान रखना, ए क्या है, एस अप्पा, एस अप्पा बरने, बरने। तो ये ध्यान रखना आपको साथियों, एस अप्पा बरने को भी क्या दिया गया कि सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 के लिए। तो यहां से आप इतना ध्यान रख सकते हो। एक लेटेस्ट आपने ध्यान रखना है, 17 भी ध्यान रख सकते हो, और पहले दो ध्यान रखोगे, नजमा हेपतुल्ला और उसके बाद कौन, हुकुम देव नारायण। अब चलेंगे, बिरही गंगा नदी किस जल प्रवाह के अंतर्गत आती है? बिरही गंगा, बिरही गंगा आप सब जानते हैं, बिरही गंगा में बाढ़ भी आई थी, और बाढ़ कहां आई होगी फिर बिरही गंगा, तो वह सब जानते हैं कि कहां पे आई होगी, कहां पे आई है आप बताओ जरा। ये जो बिरही गंगा अगर क्षेत्र की बात करेंगे साथियों तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कहें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, यानी भागीरथी और अलकनंदा नदी के जलप्रपात में आता है। तो साथियों जो बिरही गंगा किस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र है, तो भागीरथी अलकनंदा नदी के जल प्रवाह में, इन दोनों के आसपास के बीच में, है ना। तो यमुना टोंस तो बिल्कुल बाहर हो गया, यमुना भागीरथी भी बिल्कुल बाहर हो गया, काली जल प्रवाह तो बहुत दूर हो गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। इसमें बाढ़ भी आई थी आप सब जानते हैं ना। तो मीराबाई चानू अभी हाल ही में चर्चा में भी है, 113 की बात करेंगे। तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? आप सब जानते हैं मीराबाई चानू ने क्या है, भारोत्तोलन से संबंधित है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि मीराबाई चानू ने हाल ही में ओलंपिक में, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ वहां पे क्या जीता, कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। अब साथियों आपको ये पूछा जाएगा कि जो मीराबाई चानू जी है इनका संबंध किस जिले से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो मीराबाई चानू है उन्होंने 57 केजी वेट लिफ्टिंग में जीता। कितने में जीता, 57 केजी में। तो 57 केजी वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ये जीता, सिल्वर पदक जीता। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने बताना कि मीराबाई चानू जी का संबंध किस राज्य से है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, 114 पे, पेशावर कांड के नायक, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा 114 का, बताइए। यानी बीर सिंह गढ़वाली की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं यह है 23 अप्रैल 1900 कब 30 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, है ना। तो इन्हीं के बाद पर जो वो थे क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, है ना। एशियाई खेल 2022 की मेजबानी, तो एशियाई खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा, चमगादड़ खाने वाला चीन करेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा है। अब साथियों पूछा जाएगा कि चीन में भी कहां होगा, तो चीन में जो जगह होगी वो होगा हांगझाऊ, क्या है, हांग हांगझाऊ, हांगझाऊ। तो हांगझाऊ में क्या होगा, चीन में यहाँ पे होगा। अच्छा 2018 में कहां हुआ था, 2018, तो 2018 का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये दो जगह में हुआ था, एक हुआ था जकार्ता और एक हुआ था पोलमबर्ग, जकार्ता
और पोलमबर्ग। तो जकार्ता और पोलमबर्ग में 2018 का हुआ था। सबसे ज्यादा मेडल चीन ने जीते थे, 13 गोल्ड जीते थे। भारत की बात करेंगे तो भारत ने कितने गोल्ड जीते? 15 गोल्ड जीते। इसमें जो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने 15 गोल्ड जीते, 15 गोल्ड जीते। इसके अलावा 24 सिल्वर जीते और 30 ब्रॉन्ज जीते, यानी टोटल 69 मेडल जीते। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहां स्थापित की गई? तो इस सरल क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कई बार आ चुका है। अल्मोड़ा टू श्रीनगर, अल्मोड़ा टू श्रीनगर, यानी अल्मोड़ा टू श्रीनगर इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, अल्मोड़ा टू श्रीनगर इसका राइट आंसर होगा। तो आपने यहां पे देख लिया। अब चलेंगे साथियों, उत्तराखंड में सन 2006 ईस्वी में परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों इसका आंसर तो मुझे कहीं ढंग से मिला नहीं, क्योंकि जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो रायपुर, खानपुर है, नानकमत्ता है, बीएचएल है, ये सभी इसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर मुझे पता नहीं। अगर आपको मालूम होगा एक्यूरेट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। 118 पे चलेंगे अभी फिलहाल हम। तो 118 की बात करेंगे कि हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं ये श्रीलंका में है ना, श्रीलंका में है हम्बन टोटा पोर्ट, और चीन ने जिस पे कब्जा कर लिया। अब चीन वहां पे क्या कर रहा है, सेना छावनी भी बनाएगा, निश्चित ही है, मतलब इसे कर्ज में डबो दिया है, क्या बोलते हैं, श्रीलंका को। तो हम्बन टोटा पोर्ट हो गया श्रीलंका में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 119, ज्वार प्रथा का संबंध किससे है? तो ज्वार प्रथा का संबंध स्त्री धन से है, इसमें भी ज्यादा डिस्कस की बात नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अब साथियों आयोग ने यह क्वेश्चन गलत दिया, गलत दिया है ना। अब दोस्तों ऑप्शन है जैसे मित्रदात, वनोनीज, गोर्डन फर्नीज और सेपलिरस। तो अगर यहाँ पे पल्लव की जगह में पहलव होता, क्या होता? पल्लव है ना, तो पल्लव वंश अलग है, पहलव वंश अलग है। तो आपको विशेष ध्यान रखना, ये पल्लव है, अरे एक है पहलव, पहलव। तो अगर पहलव वंश पूछा जाता तो पहलव वंश के अनुसार जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था गोडो फर्नीस। लेकिन पल्लव वंश की बात करेंगे तो पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्या नाम था? अगर पल्लव वंश की बात करेंगे, पल्लव वंश की बात करेंगे, जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके लिए इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि इसने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। और इसी के काल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी के काल में वेनसांग कांचीपुरम आया था। कौन? वेनसांग कांचीपुरम आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। इसी के काल में वेनसांग, आप सब जानते हैं वेनसांग हो गया, वेनसांग कहां पे आया था? कांचीपुरम आया था। इनकी राजधानी कहां थी? कांचीपुरम थी। तो वेनसांग इसी के काल में, यानी नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल में वेनसांग कांचीपुरम में आया था। ये सबसे शक्तिशाली राजा था। अच्छा, पल्लव वंश के अगर कोई संस्थापक की बात करेंगे तो पल्लव वंश के, अगर हम इस पल्लव वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो संस्थापक था बोला जाता है कि बप्पदेव इसका संस्थापक था, है ना। लेकिन अगर कभी पूछा जाएगा इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तब नाम आता है सिंह विष्णु। क्या नाम आता है? सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु इसका वास्तविक संस्थापक था, आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, सिंह विष्णु के ही दरबार में एक कवि थे, कवि भारवी, जिन्होंने किरात अर्जुनियम नामक एक रचना की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप फिलहाल यहां से इतना ध्यान रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1991 में आरंभ में की गई सुधारवादी नीतियों के मुख्य कारण क्या थे? विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, विदेशी ऋणों की वृद्धि, विदेशी भुगतान में असंतुलन और उपयुक्त सभी। तो आप सब जानते हैं 1991 में हुआ था ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री वो थे, वहां पे वित्त मंत्री थे उस टाइम पे, है ना। निम्न में से कौन कौशल भारत अभियान के अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 123, रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आएगी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 और 14। तो इसका जो तरीका आया वो आया, जैसे आई की बात करेंगे तो आई का होता है 9 और जी का होता है 7। तो 7 का डबल हो गया 14 और 9 का डबल हो गया 18। तो ये इधर ट्रांसफर हो गया और ये इधर ट्रांसफर हो गया। तो इस हिसाब से इसका आंसर आया, ठीक है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 124 पे।
124 जो है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ की थी? तो इसका राज्य का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रताप शाह इसका राइट आंसर है। अब साथियों प्रताप शाह से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? प्रताप शाह की बात करेंगे, इसने सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्रताप शाह ने जो क्या बोलते हैं कि अपनी राजधानी जो प्रताप नगर बसाई थी, कब बसाई थी, है ना? तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद से ही प्रताप शाह ने मतलब और राजाओं ने भी अपनी राजधानी बनानी अलग शुरू की थी। तो आपको ध्यान रखना है 1877 यानी 1877, 1877 में परमार शासक यानी जो प्रताप शाह था उसने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? उसने प्रताप नगर बनाई थी। अब इसके अलावा 1876 की बात करेंगे, 1876 में वहां इसने छापाखाना यानी दवाखाना भी खोला था, यानी डिस्पेंसरी खोली थी अपने राज्य में, है ना? इसके अलावा पूछा जाएगा अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? प्रताप शाह ने डाली थी, है ना? अब मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों कि यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप शाह के काल में 1882 में 1882 में यहाँ पे एक इसका वो था, क्या बोलते हैं, मंत्री टाइप का था, यानी इसका सेनापति टाइप का था, यानी जो क्या बोलते हैं वहां पे रवाई क्षेत्र में, उसका नाम था लक्ष्मू कठेत। उसने यहाँ पे उसके नेतृत्व में ढांढक आंदोलन हुआ था। आपने कई बार एग्जाम पूछा होगा ढांढक आंदोलन, तो ढांढक आंदोलन की बात करेंगे, ये कहाँ पे हुआ था? रवाई क्षेत्र में हुआ था स्पेशली। तो रवाई क्षेत्र में जो हुआ था और उसकी जो शुरुआत की थी वो की थी लक्ष्मू कठेत ने। कब की थी? लक्ष्मू कठेत ने, और 1882 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 125 पे। 125 का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास है आप सब जानते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने लिखी है। अब साथियों आपको जैसे शेखर पाठक की बात करेंगे, तो शेखर पाठक की तो दो फेमस पुस्तक है। सबसे पहले एक आता है उत्तराखंड में कुली बेगार, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा ना, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा आ गया। इसके अलावा एक मोस्ट फेमस बुक है, आप सब जानते हैं, एशिया की पीठ पर। क्या है? एशिया की पीठ पर। तो एशिया की पीठ पर जो रचना है ये भी किसकी है? शेखर पाठक की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अजय रावत तो आप सब जानते हैं, हिस्ट्री वगैरह है ना, ये वगैरह हो गए। मैन एंड फॉरेस्ट भी अजय रावत की है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आप सब जानते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? पूंजीवादी बिल्कुल नहीं है, समाजवादी बिल्कुल नहीं है, मिश्रित बिल्कुल है। तो यानी मिश्रित है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूर्णागिरी मेला कब लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चैत्र माह में। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्णागिरी जो मेला लगता है वो चैत्र माह में लगता है। अब साथियों यहाँ पे कुछ है, जैसे चैत्र माह में पूर्णागिरी मेला चंपावत में लगता है। अब मैं चंपावत के आपको कुछ मंदिर दिखाता हूँ कि आपको नोट डाउन करने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है हिंगला देवी मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, ये भी चंपावत में है। एक है सप्तेश्वर मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर, ये भी चंपावत में है। इसके अलावा एक होता है घटोत्कच मंदिर, घटोत्कच मंदिर, ये भी यहीं पे है। और इसके अलावा एक हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा हिडिंबा मंदिर। तो हिडिंबा मंदिर भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी कहाँ पे पड़ता है? चंपावत में ही पड़ता है। तो साथियों आपको चंपावत से इतने मंदिर ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर तो चैत्र नवरात्रि सही होगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे, तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। तो साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप रेलवे जितने भी यहाँ पे हेडक्वार्टर है आप नोट डाउन करोगे, याद करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है, आपको विशेषता ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हो गया ना, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कहाँ पे है, ये कौन सा है? ये मुंबई सेंट्रल हो गया, है ना? तो यहाँ पे कहाँ हो गया? कोलकाता में हो गया, या चेन्नई हो गया, ये दिल्ली हो गया, ये मध्य में प्रयागराज में आता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति अमेरिका से हुई थी। न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 13 में है। तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, अब वो जजमेंट ऐसी चीज है कि उन्हें लगता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है, ये गलत हो गया होगा, इसमें भी थोड़ा सुधार करना जरूरी है। चाहे किसी ने मतलब जैसे क्या होता है कि संसद ने कोई कानून बना दिया तो उस पर कुछ सुधार करना हो, तो ये होता है पुनः जजमेंट करना। तो न्यायिक पुनरावलोकन यही होता है, और ये आर्टिकल 13 में है और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 130 है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता आप सब जानते हैं, इसे याद करने का ट्रिक है ये 4 यानी इक्वल दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी समान नागरिक संहिता ऑप्शन नंबर बी है। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में आप सब जानते हैं क्या है? पंचायती राज से संबंधित, यानी ग्रामीण उच्च क्षेत्र से है।
अच्छा साथियों, अब जैसे कई बार और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा 42 में क्या है। 42 में एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसमें महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलती है। प्रसूति सहायता आप जानते होंगे, जो महिलाओं को क्या होता है कि 3 माह 6 माह की 3 माह के लेकर 6 माह तक की क्या मिलती है, मतलब छुट्टी मिलती है, लीव मिलती है, प्रसूति लीव मिलती है। तो वो भी किस में आता है, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और 46 में क्या है, जो कमजोर वर्ग है ना, शैक्षणिक सहायता, उन्हें शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 131 है, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि। तो इसका तो थॉर्नबी संभोटा है, ये आपने मतलब नाम से भी थोड़ा लग रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग यानी कंप्यूटर लर्निंग का ना, बिल्कुल सही। वेब आधारित प्रशिक्षण होगा, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 133। 1857 ईस्वी की क्रांति में समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो आप सब जानते हैं 1857 की क्रांति के समय जो था वो था हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय कौन थे, हेनरी रैमजे ही थे। अब साथियों हेनरी रैमजे के काल की बात करेंगे तो 1856 से 84 तक था। कहाँ थे, 1856, 1856 से लेकर 84 तक इनका कार्यकाल था। इसके इनके काल में मोस्ट इंपोर्टेंट का हुआ था, आप सब जानते होंगे 1867, 1867 में। 1867 में क्या बना था, एक हिल सेफ्टी कमेटी बनी थी, हिल सेफ्टी कमेटी। तो हिल सेफ्टी कमेटी बनी थी। 18 सितंबर 1980 भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, 18 सितंबर 1980। तो 18 सितंबर 1980 में क्या होता है, नैनीताल में भयंकर भूस्खलन आया था इसी तिथि को। उस टाइम भी हेनरी रैमजे थे, है ना। पादरी भी आए थे यहाँ पे, एक पादरी एजेवेडो कुछ नाम था उनका। ये भी किसके काल में आए थे, हेनरी रैमजे के काल में आए थे 1858 में। मगध जनपद की राजधानी है, मगध की बात करेंगे आप सब जानते हैं, तो मगध की होगी पाटलिपुत्र। मगध की क्या होगी, पाटलिपुत्र होगी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अंग की राजधानी क्या है, अंग की चंपा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 135 पे है, प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की है। तो सदैई जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी तारादत्त गेरोला जी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी तारादत्त गेरोला इसका राइट होगा। तो साथियों आप यहां से ध्यान रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अगर साथियों तारादत्त गेरोला जी की बात करें तो इन्हें गढ़वाल का जन जागरण का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़वाल के जन जागरण का पितामह। गढ़वाल जन जागरण, गढ़वाल जन जागरण, यहां पे लिखता है मैं साथियों, गढ़वाल जन जागरण का पितामह। ध्यान रखना आपको, पितामह। तो पितामह किसे बोला जाता है, गढ़वाल जन जागरण का तारादत्त गेरोला जी को बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता, तो मोहन उप्रेती, आपको ध्यान रखना है, मोहन उप्रेती है, उनका बोला जाता है गढ़वाल पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आपको विशेष ध्यान रखना है, पुनर्जागरण का पिता। तो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, गढ़वाल पुनर्जागरण का, वो बोला जाता है श्री चंद्र मोहन रतुड़ी जी को। तारादत्त गेरोला जी की बात करेंगे तो गढ़वाल के जनजागरण का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यानी आप समझ गए होंगे। 136वां क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला। तो लकड़ी की शिल्पकला से तो आप सब जानते हैं ये कौन सी जनजाति होगी, राजी जनजाति होगी। आप सब जानते हैं जो राजी जनजाति है इन्हें वनराव भी बोला जाता है, एक वन जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी सॉरी राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राजी जनजाति। अब साथियों यहां से आप समझ गए, राजी जनजाति के बारे में आपको एक विशेष ध्यान रखना है, इनकी बोली का नाम मुंडा है। क्या है, मुंडा इनकी बोली का नाम है। और इनके जो प्रमुख देवता हैं, बागनाथ प्रमुख देवता है, बागनाथ इनके प्रमुख देवता है। इसके नाथ आप मल्लेनाथ भी ध्यान रख सकते हो, मल्लेनाथ इनके प्रमुख देवता है। मल्लिका अर्जुन इनके प्रमुख देवता है, मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन इनके प्रमुख देवता है। ये कुछ प्रमुख देवता आप राजी जनजाति से याद रख सकते हो। एक थे गगन सिंह रजवार, ये प्रथम विधायक भी रह चुके हैं, कहां से, राजी जनजाति से। 137वां क्वेश्चन है, यशवंत सिंह कठोर द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई। अब साथियों मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय के कला, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो आपको ध्यान रखना है, यशवंत सिंह कठोर की 3 पुस्तक है, एक है मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय की कला और उत्तराखंड का नवीन इतिहास। चलेंगे 138वें क्वेश्चन पे, निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आप सब जानते हैं वो कौन थे, बी एन राव। ऑप्शन नंबर बी यानी बेनेगल नरसिंह राव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके थे। इन्होंने ही म्यांमार यानी बर्मा का जो संविधान है उसमें उनका निर्माण में बहुत बड़ी सहायता की थी।
BN राव। तो आपको ध्यान रखना है ना। अब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 129 है कि आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों आदित्य नारायण पुरोहित की बात करेंगे, ये कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो आदित्य नारायण पुरोहित जी वे कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं। और इसके अलावा इनको आपकी एक फेमस बुक का नाम ध्यान रखना है, वो है ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय। क्या नाम है? ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय। तो पूछा जाएगा कि ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय जो बुक है वो किसने लिखी है। तो उसके जो रचनाकार हैं वो है आदित्य नारायण पुरोहित, और ये कृषि वैज्ञानिक है यानी वनस्पति वैज्ञानिक रहे हैं। भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है? तो भारत नेट परियोजना की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि परियोजना का मतलब क्या था, कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन से था। बिल्कुल सही, यानी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से था, यानी इंटरनेट देने से था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो साथियों 140 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा साथियों। अगर आपको पसंद आता है साथियों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा और मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।